पहलगाम कश्मीर की सबसे खूबसूरत, सबसे हैपनिंग जगह है। तो वहाँ पे जब मैं गई और देखा मैंने वो एटमॉस्फेयर, इंसान को रोना आ गया वहाँ पे। उस दिन मेरी जो मदर है, शी डिडंट हैड डिनर। अब ये हमारा पर्सनल लेवल पे है कि हम क्या फील करते हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग जो हमें इंडिया में किसी को भी दिखाना है कि हम अपने लोगों के लिए क्या फील करते हैं। जी, दिस इज तो वेरी पर्सनल एंड दिस इज वेरी ह्यूमन। कहने का गर्ज है, जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको कंडमनेशन की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडम किया। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के जो निजी चैनल्स हैं, उन्होंने इस प्रकार का जो स्टेटमेंट, इस प्रकार की जो कंडमनेशन है, इसको जो है लोगों के सामने नहीं रखा। लोगों के सामने ये तस्वीर रखी गई एज एफ कश्मीरी लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। कश्मीर में जब भी बंद की कॉल आती थी वो हमेशा हुर्रियत की तरफ से आई है, लेकिन इस बार पहली बार हुर्रियत की तरफ यानी मीरवाइज की तरफ से कॉल आई थी, बंद की कॉल आई थी। ट्रेडर्स यूनियन जो कश्मीर का है उनकी तरफ से बंद की कॉल आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी रूलिंग पार्टी है उन्होंने उस बंद कॉल को सपोर्ट किया। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बंद ऑब्जर्व किया। तो ये कौन लोग है सर? तो इन लोगों के बारे में क्यों नेशनल मीडिया पे बात नहीं होती है? 1000 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है। पर्टिकुलरली आपने एक धर्म, एक रिलीजन, पर्टिकुलर आइडेंटिटी को उठाया, उनसे कहा कि आप प्रोफाइलिंग करो, आप अपना नाम दे दो, फादर का नाम दे दो, आप उनका एड्रेस दे दो, आप ईमेल दे दो, आप आधार कार्ड दे दो। जब हम हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में जाते हैं, उनको दिमाग में जब हम वो पूछते हैं हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो पहले उसके दिमाग में जो है नजर आता है कि टेररिज्म, टेररिस्ट, अलगावाद, हुरियत, और इस प्रकार के जो है स्टीरियोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं बदकिस्मती से। हिंदुस्तान के हर कोने में दुख है, पीड़ा है, गुस्सा है, और कि इस तरह की आतंकी हमला हुआ। लेकिन कश्मीर के लोग भी इस दुख और आक्रोश में बराबर के हिस्सेदार थे और हैं। ये बाकी देशवासियों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद दोस्तों। अम, ये दाग दाग उजाला जो सीरीज़ कारवाने मोहब्बत और स्क्रोल चला रहे हैं, इसमें हम बातचीत देश के हालात के बारे में करते आ रहे हैं। आज एक बहुत ख़ास बातचीत हम करने जा रहे हैं कश्मीर के नौजवानों से। कि एक कश्मीरी नौजवान आज किस तरह की चुनौतियां महसूस करते हैं, किस तरह की आशाएं हैं उनकी, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ दो अ, अहम खूबसूरत नौजवान आवाज़ें होंगी। इनमें से एक हैं नसीर खोहामी, जो नेशनल कन्वीनर हैं JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, और उसके माध्यम से कश्मीरी स्टूडेंट्स देश भर में उनके पास उनकी जब समस्याएं होती हैं तो उनके पास ही पहुंचते हैं। काफ़ी सेवा, काफ़ी सुरक्षा, काफ़ी काउंसलिंग कश्मीरी नौजवानों को नसीर और उनके संस्था के माध्यम से मिलती है। और हमारे दूसरे साथी आज बातचीत में यास्मीन खान हैं। यास्मीन एक जर्नलिस्ट हैं। बता रही थी कि उनकी पढ़ाई बहुत हद तक कश्मीर में ही रही, लेकिन जामिया में आए और वहाँ के मीडिया सेंटर, जो देश पे सबसे अच्छे मीडिया सेंटर में से एक हैं, वहाँ पे आपने पढ़ाई की। और इनिशियली कश्मीर टाइम्स, ग्रेटर कश्मीर जैसे प्रिंट जर्नलिज्म में आपकी भूमिका रही। अभी एट प्रेजेंट आवाज़ द वॉइस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें आप काम करते हैं।
तो आप दोनों को सलाम और नमस्ते, स्वागत। वेरी हैप्पी टू हैव यू इन दिस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नसीर, आप ही से शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप इस नेशनल कन्वीनर हैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, और इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली एक किस्म का हेल्पलाइन भी अवेलेबल है। कोई भी कश्मीरी स्टूडेंट कहीं भी किसी भी हालात में कोई ज़रूरत महसूस करते हैं तो आपके पास वो पहुंच सकते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत मुश्किल दौर गुज़रा है पहलगाम के टेरर अटैक्स के बाद। हम पढ़ते हैं अखबारों में कि देश भर में कश्मीरी स्टूडेंट्स को के लिए ये बहुत मुश्किल दौर गुज़रा। तो इस दौर के बारे में भी आप कुछ बताना चाहें नासिर, लेकिन सामान्य वक्त में भी कश्मीरी स्टूडेंट्स आपके साथ किस तरह के प्रॉब्लम्स को लेके आपके पास पहुंचते हैं? शुक्रिया सर। जैसा कि आपको पता है कि अ, पहलगाम में एक ह्यूमन ट्रेजिडी होगी, एक सानिया हो गया, जिस सानिया में करीबन करीबन 26 से ज़्यादा जानें चली गई। जी। हमारी ताज़ियत सुरगान ख़ानदान से हैं। हमने तमाम फैमिलीज़ के साथ अपना ग्रीफ, अपनी कंडोलेंस जो हैं ज़ाहिर की हुई है। और इसके साथ साथ हमने कहा कि जो परपिटर्स ऑफ क्राइम हैं, जिन्होंने इनह्यूमन एक्ट करार दिया है या जो इसमें मुलवस हैं, हम चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई हो। जी। लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा जो है जम्मू कश्मीर के लोग खुद घरों से निकल के आए। हम्म। ऐसा नहीं है कि जो है जम्मू कश्मीर मरकज़ की तरफ से जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनकाद किए गए सद्भावना के ज़रिए से, या बाकी प्रोग्राम जिसमें जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के ख़िलाफ़ या पर्टिकुलर जो है एक रीजन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए जो है उनको जो है एम्पावर किया गया है, बाकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर में एक ह्यूमन ट्रेजिडी हो गई। और जम्मू कश्मीर की इस ह्यूमन ट्रेजिडी को एक तो लोगों ने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स कंडमनेशन की, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का ट्रेड, जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें बीजेपी हैं, जिसमें कांग्रेस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीसी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी कुल मिला के सारे जो पॉलिटिकल पार्टियों ने, इसके साथ साथ जो हमारी ट्रेड बॉडी है, इसके साथ साथ जो हमारी स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, उन्होंने इस सानिया को खाली कंडम नहीं किया, बल्कि शुमाली कश्मीर से लेके सेंट्रल, सेंट्रल से लेके साउदर्न जम्मू, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, चिनाब रीजन से लोग घरों से बाहर निकल के आ गए। और किसी के कहने के बगैर, किसी के दबाव के बगैर इस चीज़ को एक तो कंडम किया, इस सानिया को। और कहा कि जो परपिटर्स हैं इस क्राइम के, जो मुलविस अफराद हैं, उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि हमारे मज़हब में कहा जाता है कि जब आप एक निहत्थे इंसान को कत्ल करते हैं, उसको जो है बिला वजह मारते हैं, तो समझे हैं कि आपने एक पूरी इंसानियत को जो है कत्ल कर दिया गया है। बिल्कुल लेकिन सही। इसके जो है बरक्स में हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में एक रेटिलेशन देखने को मिला। इस रेटिलेशन के तहत जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर वादी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जो है हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में। नहीं नसीर, उससे पहले एक चीज़ और जो कश्मीरी आवाम ने की इस वक्त, वो है लोगों को सहायता। जो टूरिस्ट हमने देखा और सुना कि हर जगह टूरिस्ट जो फंसे हुए थे, डरे हुए थे, उन सबको सहायता दी, उनको खाना दिया, उनको उनके लिए फ्री टैक्सीज चलाए। तो पूरा दिल खोल के इन्होंने जो हिंदुस्तानी टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए थे उन सबको सहारा भी दिया, उनका साथ दिया इस मुश्किल वक्त में। ये भी सही है। लेकिन साथ साथ देश के अलग इलाकों में, जैसे आप बता रहे हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आए। तो प्लीज़ कंटिन्यू। बेसिकली जो एक इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के रिटिलेशन में हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में स्टूडेंट्स को परेशान किया गया, स्टूडेंट्स को तंग तलबी की गई। ये वाक़ा बेसिकली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से हुआ, जहाँ पे वहाँ की आबादी ने हमारे स्टूडेंट्स को बोला कि आप कुछ दिन के लिए घर चले जाए, क्योंकि एरिया बहुत सेंसिटिव है। कल को अगर आप पे कोई अटैक होता है तो हम उसके लिए आपके ज़िम्मेवार नहीं हैं। लोकल आबादी और लोगों मुकामी लोग हम पे लिए जो है एक्यूज़ करेंगे कि आपने जी जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर घाटी के लोगों को, स्टूडेंट्स को पनाह दी है। तो उसके बाद उत्तराखंड जो है मसला पूछा। उत्तराखंड से एक हिंदू राइट विंग ग्रुप, जिस हिंदू राइट विंग ग्रुप का नाम हिंदू रक्षा दल है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि
हम आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, आप स्टेट छोड़ के चले जाइए। अगले रोज़ वो जो हैं जम्मू उत्तराखंड के दीगर रियासत जो जो निजी कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें जाते हैं, वहाँ पोस्टर्स चिपकाते हैं। स्टूडेंट्स को थ्रेट करते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर-अंदर स्टेट छोड़ के चले जाएँ। अगर आप स्टेट छोड़ के ना चले जाते हैं तो ऐसा मानिए कि आपको ऐसी रिpercussions और ऐसा माहौल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि आपकी जनरेशन्स तक याद रखेंगे। इसके बाद तीसरे दिन वो तीसरी बार फिर बयान देते हैं जिसमें वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को, कश्मीर घाटी के पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को कल 10 बजे तक का टाइम देते हैं। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, जिसमें पूरे जो है नॉर्दर्न स्टेट जो हिंदी हर्टलैंड में है, इसमें रीन ऑफ टेरर उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने जो है जगह जगह पे स्टूडेंट्स को मारा, पीटा, असॉल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, जिसमें जो है जम्मू के जो है एक रीजन में, एक एरिया में एक अटैक हुआ, हिमाचल प्रदेश में एक अटैक हुआ, पंजाब चंडीगढ़ में जो है दीगर कहीं इंसिडेंट हो गई, हिमाचल में हो गया, पंजाब में हो गया, हरियाणा के अंबाला में हो गया। तो बढ़ते बढ़ते ये बेसिकली महाराष्ट्र तक ही पहुंच गया। एक नागपुर से एक वाक़ा आया, एक जो है महाराष्ट्र की मुंबई से एक वाक़ा आया। तो कुल मिला के हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में इसकी रिटिलेशन कम से कम 16-17 जगहों पे हुई, जिस दौरान स्टूडेंट्स को मारा गया, पीटा गया और एक्यूज किया गया कि आप जो हैं इन जो परपिटर्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, जो ये जिनने नेते लोगों को कत्ल कर दिया गया, आपने इनको आर्म्स एम्यूनिशन प्रोवाइड किया, आपने इनको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, आपने हिंदुओं को चुन चुन कर जो है मारा। और जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी का मजम्मत नहीं की, इसकी निंदा नहीं की। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ कि जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा सब पॉलिटिकल पार्टी, सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने एक आवाज में, एक स्टेटमेंट में इस सानिया को कंडम किया। और जम्मू कश्मीर की मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर से पहली मरतबा एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देखने को मिला, जिस दौरान 2 मिनट की साइलेंस के साथ साथ मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने इस चीज़ की कंडमेशन की। इतना ही नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें लार्जेस्ट इस्लामिक सेमिनरी है, जिस इस्लामिक सेमिनरी का हेड मौलाना रहमतुल्लाह कासमी है, उन्होंने सानिया को जो है मजम्मत की, कहा कि ये इंसानियत का कत्ल है। तो कहने का गर्ज है जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको कंडमनेशन की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडम किया। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के जो निजी चैनल्स हैं, उन्होंने इस प्रकार का जो स्टेटमेंट, इस प्रकार की जो कंडमनेशन है, इसको जो है लोगों के सामने नहीं रखा। लोगों के सामने ये तस्वीर रखी गई एज एफ कश्मीरी लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों के सामने ऐसी तस्वीर क्रिएट की गई है जैसे इसमें हिंदू मुस्लिम जो है जो है हिंदू मुस्लिम एक कश्मीर के मुसलमान या एक पर्टिकुलर धर्म को जो है टारगेट किया गया। इस सानिया में 26 लोगों की हलाकत हो गई। 26 लोगों में तो आदिल भी अनंतनाग का एक लड़का था, जिसने AK-47 छीना था और उसको जो है जिंदा पकड़ने की कोशिश की। 26 लोगों में तो अनंतनाग का दूसरा जो है उसका जो है पास में उसका रिश्तेदार और पड़ोसी है, जिसने कंधे पे जो है रख के अब इन टूरिस्ट्स को जो है निकाला संभाला। और जो है सेफ पाए तकमील तक पहुंचाया। क्योंकि ये जो टेरेन है, ये जो पहलगाम का जो जो एरिया है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट से जो जो वहाँ का पुलिस थाना है, जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, जहाँ वहाँ का फौजी कैंप है, वो करीबन करीबन पौने घंटे या 1 घंटे की दूरी पे है। तो कहने का गर्ज है जब तक फौज वहाँ पहुँच गया, जब तक वहाँ प्रशासन पहुँच गया, जब तक वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गई, तब तक तो यहाँ वहाँ की कश्मीर की निजी मुकामी लोग थे, कश्मीर की लोकल आबादी थी, कश्मीर का घोड़े वाला था, कश्मीर का जो जो वहाँ का मुकामी बाशिंदा है, जिसने इन टूरिस्ट्स को जो है एक तो बचाया और साथ साथ जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए मुकामी अस्पताल जो है लाया गया। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा जो है परसेप्शन क्रिएट किया गया जैसे कश्मीरी ही लोग इसमें मुलवस थे, कश्मीरी ही लोगों ने इसको जो है, जैसे उन लोगों ने ही इन नहते इंसानों को जो है कत्ल करने की कोशिश की गई। जी, जी। नहीं, बिल्कुल। और कश्मीर वैसे भी कोई स्टूडेंट कहीं भी है, उसको किसी और के अपराध के कारण से मारना वैसे भी गलत है। लेकिन ये एक ऐसा मौका था जहां कश्मीर के सारे लोगों ने मिल के जिस तरह से इसका विरोध किया, ये मानना कि कश्मीरी लोग इस टेरर अटैक के समर्थन में हैं, इसके लिए कोई बुनियाद नहीं था। पर नसीर, आई कम टू यास्मीन क्विकली, बट स्टूडेंट्स ने आपको कहाँ किस तरह के प्रॉब्लम्स बताए इस वक्त में? बेसिकली इस दौरान कम से कम 8-9 स्टेट्स में इस प्रकार का सिचुएशन जो इन्होंने क्रिएट किया, रीन ऑफ टेरर बेसिकली इन लोगों ने क्रिएट किया। ये बेसिकली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था।
ये एक डिजाइनड कैंपेन था, एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन था। और जिस ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन के तहत इन्होंने खाली एक जगह नहीं, इन्होंने दो जगह नहीं, इन्होंने 17 अलग अलग जगहों पे इस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और मारा पीटा। जिस दौरान लड़कियों को हिरास करा, लड़कियों को जो है तंग तलब की, उनके जो है नंबर्स जो हैं सोशल मीडिया पे उनको बलिंग की गई। इतना ही नहीं, हिरास किया गया, मारा पीटा, और जो है कमरों से बाहर निकाल के जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को, कश्मीर घाटी से पर्टिकुलरली, उनको जो है रेंटेड एकोमोडेशन से बाहर निकाला और उनको मारा पीटा। कोई जो है सब्जी लाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता था तो उसको पीटते थे। कोई किसी दवाई के लिए बाहर जाता था उसको पीटते थे। तो कहने का गर्ज है कि इन्होंने जो है पर्टिकुलरली जिस तरह एक फ्रेम किया गया है एक जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म को, कि नहीं जी ये कश्मीरी है, ये मुसलमान है, इसी ने ही लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, इसी के परिवार ने ही जो है इस प्रकार का जो है सिचुएशन वहाँ क्रिएट किया। लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी, जो हकीकी स्टोरी थी, उसमें तो यही है ना कि लोग, मुकामी लोगों ने उनको हेल्प किया। तो कहने का गर्ज है कि इन्होंने पर्टिकुलर धर्म से, पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी से लोगों को निकाला, उनको उनको चुन चुन कर जो है मारा, उनको चुन चुन के पीटा गया। और बदकिस्मती की तरफ से जो है उनको जो है टेररिस्ट का नाम दिया गया, उनको कहा गया कि आप आतंकी समत रखे हैं, उनको कहा गया कि आप जो है हुर्रियत के सिंपैथाइजर हैं, उनको कहा गया कि आप अलगाववाद है। तो बदकिस्मती की तरफ से हिंदुस्तान के, जब कश्मीर घाटी से स्टूडेंट निकलते हैं और हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इस उम्मीद से जाते हैं कि एक एटमॉस्फेयर जो यहाँ इंस्टेबिलिटी होती है, हम हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जाएंगे पढ़ने के लिए, जहाँ उनको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे, क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स मिलते हैं, अलग रीजन से आते हैं, अलग रेस से आते हैं, अलग क्रीड से आते हैं, अलग क्लास से आते हैं। तो इंट्रा कल्चरल एक्सचेंज भी उनको देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग मज़हब के लोग उनको मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, अलग अलग कस्टम उनको होता है। तो एक सॉर्ट ऑफ है इंटीग्रेशन वो मतलब कि अलग अलग लोगों के साथ करते हैं। और जब उनको नई जगह मिलती है, नया जो नई प्लेस मिलती है, नए लोग मिलते हैं, तो अपने आप को वो एकोमोडेटिव फील करते हैं। तो जब उनको लोग सिंपैथी और एम्पैथी दिखाते हैं, वो भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों को जो है कश्मीर में एक नैरेटिव एक है कि हिंदुस्तान के लोग उनको तंग तलब करते हैं, हिंदुस्तान के लोग उनको जो है दूसरी नज़र से देखते हैं। तो जब उनको इस प्रकार का माहौल मिलता है, तो कहने का गर्ज है वो भी अपने आप को एकोमोडेटिव फील करते हैं। लेकिन इन फ्रीज एलिमेंटों ने जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया, इससे तो इन्होंने जो है पानी फेर दिया। जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर जो है देखने को मिलता है, यहाँ देखने की कोशिश करता है जब यहाँ से स्टूडेंट अलग अलग रियासतों में पढ़ने के लिए जाता है। तो बदकिस्मती से हम ये किसी कम्युनिटी को तो दोष नहीं दे सकते हैं, किसी रेस को तो नहीं दोष दे सकते हैं, ना ही हम किसी स्टेट को दोष दे सकते हैं। बट जो इन फ्रीज एलिमेंट्स ने है, इन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म, एक पर्टिकुलर स्टेट को जो है डिफेम करने की कोशिश की है। और ये ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, आरएसएस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें दो तीन जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा मुलवस थी। जैसे उत्तराखंड में जो है हिंदू रक्षा दल, इसका आउटफिट तो ये तो आरएसएस जो है, आरएसएस के साथ इनकी इनकी रिलेशन है और एफिलिएशन है। इसी तरीके से मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी इलाके में, जहाँ पे हमारे ट्रेड वाले, हमारा शॉल सेलर, हमारा शॉल वेंडर गुज़िस्ता 30 सालों से, 20 सालों से, 40 सालों से जो है काम करता है, वहाँ शाल का बिजनेस करता है। वो यहाँ से जाता है, फिर वहाँ सुबह दुकान को निकलता है, शाम को बंद करता है। इसको कश्मीर की राजनीति, कश्मीर की पॉलिटिक्स, कश्मीर के इशू के साथ दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। वो अपनी रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड की अलग अलग रियासतों में, देश के अलग अलग रियासतों में जाता है। लेकिन चुन चुन के फिर इन शाल वालों को निकाला गया, चुन चुन के इन शाल वेंडर्स को निकाला गया। और जो है एक तो लाखों का जो सामान, लाखों का जो शाल जो ये वहाँ बेचते थे, उसको तहस नहस किया, और उनको जो है भगाया, और भगाने के साथ साथ उनके बाल पकड़े गए, उनकी दाढ़ियाँ पकड़ी गई, चुन चुन के उनको मारा गया। तो बदकिस्मती की तरफ से इन फ्रेजमेंट रेजिमेंट्स को जो है, एक तो ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलर विचारधारा से बिलोंग करते हैं। दूसरा है कि इनको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी होता है, कि इनको एक दिन अरेस्ट किया जाता है, दूसरे दिन इनको खुला किया जाता है। मसूरी में इन लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, जिन लोगों ने ये जिस तरीके से कश्मीर शाल सेलर्स को पीटा, और अगले दिन ही पुलिस ने उनको जो है खोला और जो है उनको रिलीज किया, विदाउट कि उनके साथ कोई जो है कोई उनको उनके ऊपर एफआईआर लग गया, एफआईआर के बगैर उनको छोड़ा गया। तो एक इम्प्लिसिट स्टेट सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट इस हिंसा के लिए भी आप देखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम मानते हैं कि इसके पीछे इनका एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, विचारधारा के साथ साथ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इनको सपोर्ट है, जिसके तहत ये एक रीन ऑफ टेरर क्रिएट करते हैं। तो यास्मीन, आपने नासिर की बात सुनी,
और हम लोग सब मतलब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के हर कोने में दुख है, पीड़ा है, गुस्सा है, और कि इस तरह की आतंकी हमला हुआ। लेकिन कश्मीर के लोग भी इस दुख और आक्रोश में बराबर के हिस्सेदार थे और हैं। ये बाकी देशवासियों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपने इस वक्त मतलब जब ये घटना हुई एज ए रिपोर्टर बट ऑल्सो एज ए यंग कश्मीरी वुमन, आपने आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? जी। अ, ऑनेस्टली पहले तो सबसे पहले शुक्रिया सर आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमको इनवाइट किया, बिकॉज़ जो कश्मीरी मुस्लिम वॉइसेस होती हैं, जहाँ पे हम कोई ऐसी बात रखते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होती है, अनबायस्ड होती है, उस बात को कोई भी स्पेस कहीं पे भी अब नहीं मिल रही है। वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमारे पास आप जैसे लोग हैं जो हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये प्लेटफॉर्म को आपका आपका पूरा हक है। जी। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी, लाइक बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब ये हुआ ये इंसिडेंट, तो शाम को हमें पता चला। तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता दूँ कि जब हमने ये इंसिडेंट के बारे में सुना, तो पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि पहलगाम में एक अटैक हुआ है और उसमें 2 नॉन लोकल्स को मार दिया गया है। तो कश्मीर में ये चीज़ें आए दिन होती रहती है। जब हमने देखा कि नंबर स्लोली बढ़ रहा है कि फिर 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं, और फिर थोड़ा यहाँ पे जिस तरह से अफ़वाह भी फैल गई कि कितने लोग उसमें मर गए हैं, तो बहुत टेंस माहौल क्रिएट हुआ। मैं आपको पर्सनली अपने घर का बताती हूँ कि जी। उस दिन मेरी जो मदर है, शी डिडन्ट हैड डिनर, जी। उन्होंने खाना नहीं खाया। अब ये हमारा पर्सनल लेवल पे है कि हम क्या फील करते हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग जो हमें इंडिया में किसी को भी दिखाना है कि हम अपने लोगों के लिए क्या फील करते हैं। जी, दिस इज तो वेरी पर्सनल एंड दिस इज वेरी ह्यूमन। ऐसे काइंड ऑफ मॉर्निंग के शोक में उन्होंने कहा कि मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। जी, तो उस दिन डिनर किसी ने नहीं किया है। जी। ऑल्दो डिनर बना था, नहीं किया। एंड उस दिन पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ बिकॉज़ नेक्स्ट डे मुझे शूट पे जाना था, लाइक आई हैड टू कवर द एनकाउंटर, एंड पूरी रात कोई नहीं सोया है। कुछ अजीब-सी वो कैफ़ियत क्रिएट हो गई एटमॉस्फेयर में, लग रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स रो रहा है। तो इतना मतलब सब लोग रो रहे थे। वो पिक्चर्स जब हमने उन लेडी की फ़ोटो देखी जिनके हस्बैंड को मार दिया गया, बिकॉज़ मतलब पर्सनल लेवल पे हम सब फ़ील कर रहे थे, तो काफ़ी काफ़ी टेंस एटमॉस्फेयर था। तो नेक्स्ट डे जब मैं पहलगाम पहुँची, तो मैंने देखा पूरा पहलगाम डेज़र्टेड लुक में, एंड पहलगाम कश्मीर की सबसे खूबसूरत, सबसे हैपनिंग जगह है। तो वहाँ पे जब मैं गई और देखा मैंने वो एटमॉस्फेयर, अ, इंसान को रोना आ गया वहाँ पे। एंड देन जब ये स्टोरी कवर करने के लिए मैं ऊपर पहुँची, ऊपर एज़ इन बायसरन, मेन पहलगाम से वहां तक हमें ट्रैक करना पड़ा, एंड वो बहुत अपहिल ट्रैक था, अराउंड 15 किलोमीटर्स का अपहिल ट्रैक था। फिर जब हम वहां पहुंचे तो हमने कई सारे एविडेंसेस देखे कि जो लोग भागे हुए थे, कुछ लोगों ने अपने जूते छोड़ दिए थे, कुछ लोगों ने जैकेट्स फेंक दिए थे, कुछ लोगों के शॉल्स गिर गए थे। हमने आप उसी स्पॉट पे गए थे जहाँ? जी, एग्ज़ैक्टली हम उस स्पॉट पे गए थे। तो हमने कुछ लोगों के शूज़ वग़ैरह देखे, जैसे लेडीज़ यूजुअली पिंक कलर के जूते पहनती है, फेमिनाइन उनको वो अच्छा लगता है। उसपे हमने ब्लड के मार्क्स देखे, छोटे-छोटे बच्चों के हमने जूते देखे जो मिट्टी में फँसे हुए थे, बिकॉज़ 2-4 दिन कंटिन्यूअसली यहाँ पे उससे पहले बारिश हो रही थी, तो वो पूरा मतलब मड वहाँ पे जमा हो गई थी। तो लोगों के, क्योंकि टूरिस्ट जो है जनरली इस तरह के लैंडस्केप से यूज्ड टू नहीं होते हैं, तो उनको भागना भी नहीं आया था। तो ये पूरा जो हमने वहाँ पे देखा, तो मतलब बहुत हार्ट रेंचिंग था। इवन जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, मुझे 2-3 टेक्स लेने पड़े, बिकॉज़ वहाँ पे इवन इफ लाइक बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम है रिपोर्ट करना, बट इमोशनली एज़ अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए नहीं पॉसिबल हुआ कि विदाउट कट या विदाउट एक गैप कि मैं उसको रिपोर्ट कर पाऊँ, नहीं हुआ पर्सनली। तो ये दिस इज व्हाट वी फील एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन एज अ जर्नलिस्ट।
उसके बाद जब मैंने वहाँ पे लोकल से बात की पहलगाम में, तो मुझे वहाँ 2-3 लोग मिले। उसमें से एक बंदा था, वो उसके पास एक घोड़ा है, वो टूरिस्ट को वो उसी पे ले जाता था ऊपर तक, एंड ही टोल्ड मी कि जब ये इंसिडेंट हुआ वो बिल्कुल वहीं पे था। एंड ही टोल्ड मी कि किस तरह से लोगों को गोलियाँ लगी, लाइक समबडी वाज शॉट इन हिज हेड, एंड किस तरह से खून बह रहा था। एंड ही टोल्ड मी कि उसने एक बच्चे को एक तरफ से उठाया, किसी दूसरे टूरिस्ट के बच्चे को एक साइड से उठाया, एंड एक बच्चे को उन्होंने घोड़े पे बिठाया, एंड किस तरह से नीचे उन्होंने पहुंचाया। तो जब ये सारी ग्राउंड डिटेल्स हम तक पहुंची और हमने जब इसको रिपोर्ट किया कि उस मोमेंट में कश्मीरियों ने किस तरह से सपोर्ट दिया, बट जो हम देख रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि हम लोगों की जो वॉइसेस है वो दबाई जाती है, और नेशनल मीडिया सारा आया हुआ है, बिकॉज उनके लिए कश्मीर इज लाल चौक, कश्मीर इज घंटाघर, कश्मीर इज डल लेक, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो नैरेटिव चलाया, उस सारे नैरेटिव में जो एक्चुअल सिचुएशन थी, जो एक कश्मीरी ने फील किया था, वो हमें कहीं नहीं दिखा। वो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, सर। तो उसके बाद जब हमने लोकल से बात की, मुझे याद है मैं रात तक वहां रुकी थी। तो इवनिंग में एक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसमें कई सारे होटेलियर्स थे, इवन उनके शेफ्स तक सड़कों पे आए हुए थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला कि आप लोग क्यों सड़कों पे आए? एंड दे वर लाइक कि मैम, हम नहीं आए हैं अपने बिजनेस के लिए। कश्मीर में 2000 लाइक 90s के जो हालात थे, फिर 2016 बुरहान वानी वाला जो टाइम था, 2019 आर्टिकल का जो टाइम था, इन्होंने बोला कश्मीर ने वो हालात देखे हैं। हम नहीं परेशान है कि टूरिज्म मुतासिर हुआ है या हमारे होटल्स खाली हो गए, हमारी दुकानें बंद हो गई। हम हमें उस चीज का दुख नहीं है। हमें दुख इस चीज का है कि ये लोग हमारे मेहमान थे, ये एक हिसाब से हमारे घर पे आए थे, और ये लोग पहलगाम से जनरली एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, लेकिन ये लोग एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, और हम लोग गिल्टी फील कर रहे हैं। हुँ। तो वो लोग अपना लाइक जिस तरह से वो सिंपथाइज कर रहे थे, या हम एम्पैथी कहे या सॉलिडेरिटी कहे, जब वो कैंडल लाइट मार्च करने के लिए सड़कों पे आए, जब हमने वो स्टोरी रिपोर्ट की, एक तो हमारा वर्जन था जो हमने एज जर्नलिस्ट ग्राउंड पे देखा, फिर ऑनलाइन जैसे ट्रोल आर्मी अभी ट्विटर वगैरह पे है, तो उन्होंने उस चीज को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा है। उन्होंने दिखाया कि ये लोग इसलिए बाहर निकले हैं क्योंकि इनके होटल्स खाली हो गए, इन लोगों की दुकानें बंद हो गई, अब कौन इनसे शॉल खरीदेगा, कौन बोलेगा कि हमें पश्मीना तो इस तरह से ब्लेम गेमिंग स्टार्ट हो गई। तो मतलब बीइंग अ कश्मीरी, अगर आप सिंपथाइज भी कर रहे हो तो उसको भी एक गलत वे में लिया जाता है। तो अब ट्रोल आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि एक फैक्चुअल नैरेटिव जो आपका वो नहीं चल रहा है कहीं पे। अब आप देखिए कितने सारे जर्नलिस्ट, या ये मैं कहूंगी कि जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जब से ये इंसिडेंट हुआ कंटिन्यूअसली कश्मीर आ रहे हैं। जैसे एनडीटीवी के कुछ एडिटर्स है, या इंडिया टुडे के है, रिपब्लिक के, सब लोग कश्मीर आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक घंटाघर के पास वो 10-20 लोगों को लाते हैं और उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड फिर वहां पे पाकिस्तान का डिस्कशन होता है। आप कश्मीर से पाकिस्तान का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? दे और इस आपको करना है आप दिल्ली से कीजिए। वी आर नो बडी ना कि आप हमसे पूछ रहे हैं। आप पहलगाम का पूछिए ना कि हमारे दिलों पे क्या बीती है। जैसे कश्मीर जो है, इट वाज नोन फॉर स्ट्राइक्स, स्टोन पेल्टिंग, या जिस तरह के हालात हुए हैं कश्मीर में, जब भी बंद की कॉल आती थी वो हमेशा हुर्रियत की तरफ से आई है। लेकिन इस बार पहली बार हुर्रियत की तरफ से, यानी मीरवाइज की तरफ से कॉल आई थी, बंद की कॉल आई थी। और किस लिए आई थी? क्योंकि नॉन लोकल्स को कश्मीर में मारा गया था। ट्रेडर्स यूनियन जो कश्मीर का है, उनकी तरफ से बंद की कॉल आई। पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने बंद की कॉल दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने उस बंद कॉल को सपोर्ट किया। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बंद ऑब्जर्व किया। तो ये कौन लोग हैं, सर? तो इन लोगों के बारे में क्यों नेशनल मीडिया पे बात नहीं होती है? सो देर इज दिस कांस्टेंट फोर्स, जो आपका जो एक्चुअल इमोशन है, या जो आप फील कर रहे हैं, अगर आप उसको जाहिर भी करना चाह रहे हैं, वहां लोग बैठे हैं कि वो उस चीज को सप्रेस कर रहे हैं। जो एक्चुअल यहाँ पे हो रहा है, उस चीज को हम कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हाँ, जो कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इंसानियत है, दर्द है, साझेदारी है, और ये जो आपने बात की कि वो हमारे घर आए थे, हमारे मेहमान थे और उनके साथ ये हुआ, तो एक स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन, ये बाकी हिंदुस्तान में लोग
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रही है, ये आप कह रहे हैं। जी मैं सर। मैं आप दोनों से एक सवाल, अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये पहलगाम की जो घटना हुई उसके बारे में हमने बात की। उससे पहले जो ज़्यादा सामान्य, हम सामान्य तो कह ही नहीं सकते कि कश्मीर में तो बहुत वक्त तक सामान्य स्थिति तो रही नहीं है। आप दोनों की उम्र इतनी है कि आपने वो कश्मीर नहीं देखा जहाँ पे हर बॉलीवुड की फिल्माई जाती थी। देश का सबसे खूबसूरत और शांत जो प्रदेश जो माना जाता था, वो कश्मीर तो आपने देखी नहीं है। आपने मिलिटेंसी के बाद की कश्मीर देखी है, आर्मी का बहुत बड़ा प्रेजेंस, वो कश्मीर देखी है। आपने डिसअपियरेंसेस की कश्मीर देखी हैं, ये मैं समझता हूँ। तो जस्ट इन योर ओन पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस, नासिर आपसे शुरू करके और यास्मीन, अ, आप क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? व्हाट वाज इट लाइक टू ग्रो अप एज अ कश्मीरी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स? देखिए, जैसा कि हमारी बहन यास्मीन ने भी कहा था कि कश्मीर में इंस्टेबिलिटी होना, कश्मीर में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकत होना या सिविलियन को मारना, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि हम इसी ही एटमॉस्फेयर में पले बढ़े हैं। और गुज़श्ता मेरी 27 सालों में मैंने कश्मीर में इस प्रकार की स्टेबिलिटी, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं देखे। लेकिन जिस प्रकार से जो इंसिडेंट पहलगाम सानिया हुआ, ये दिलदोज दहलाने वाला एक इंसिडेंट था, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के किसी एक परिवार ने उस दिन खाना खाया होगा। और जिस प्रकार से हमें फिर पोर्ट्रेट किया गया है, वो दैट इज अ सेकेंडरी, दैट इज अदर साइड ऑफ स्टोरी। बट आई विल कम टू योर पॉइंट कि सर, हमारे लिए अ, जो है, हम उस एटमॉस्फेयर में गुज़श्ता 27 सालों में रहे, जिस एटमॉस्फेयर में हमने कश्मीर में इंस्टेबिलिटी देखी, कश्मीर में कर्फ्यूज देखे, कश्मीर में जो है हमें हमने हालात असामियाँ देखी, हमने जो है हमने उस प्रकार के हालात देखे हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कभी बिलीव नहीं किया होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कभी जो है कभी इमेजिन नहीं किया होगा। हम जब बचपन में जाते थे, मुझे अभी भी याद है, जब हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल में कभी कभार जब इलाके में, जब किसी मकान में या किसी स्कूल में या हमारे स्कूल में जब कभी कभार जो है कोई स्पेसिफिक टिप ऑफ होता था सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो 11 बजे हमें स्कूल से जो है भगाया जाता था। नहीं, आप स्कूल घर से आप घर चले जाए। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में जो है मिलिटेंट्स छुपे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पे इनकाउंटर होने वाला है। तो कहने का गर्ज है कि हमने 27 सालों में गन गोली, जो है सीज फायर वॉयलेशन, जो है किसी को मारना, किसी को जख्मी करना, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। Our family, particularly, I will give example of my family. Our family has been the victim of violence. My elder sister suffered bullets, but fortunately she survived. तो कश्मीर में इस प्रकार की हर कोई फैमिली अपने हिसाब से है, जिसको ना परिवार से कोई जो है, जिसकी हलाकत हुई होगी, जिसने परिवार से कोई ना सदस्य खोया होगा, जिसका कोई परिवार से जो है जख्मी ना किया होगा। तो कहने का गारज होगा कि हम उस एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हिंदुस्तान के जो अलग अलग रियासतों में जो लोग जो 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 देख रहे हैं, उनको लगता है कि कश्मीर शायद खूबसूरत है, बट यही कश्मीर है। उनको शायद कश्मीर डल लेक दिखता है, जैसे हमारी बहन ने कहा, उनको कश्मीर पहलगाम दिखता है। कश्मीर उनको जो है उनको जो है यहाँ क्या बोलते हैं इसको, पहलगाम दिखता है। उनको जो है सोनमर्ग दिखता है। कश्मीर बहुत बड़ी प्लेस है। कश्मीर में अलग अलग 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सब जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जो है साउदर्न कश्मीर के लोग अलग हैं, नॉर्दर्न कश्मीर उनका डायलेक्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, अलग अलग हालात हैं। और हम अलग अलग जो है मुसीबतों से हर रोज़ जो है गुजरते हैं। तो बदकिस्मती से हिंदुस्तान की जो 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 आबादी है, हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, हिंदुस्तान के जो कंसर्न सिटीजन ग्रुप हैं, उनको शायद वो इस प्रकार इस लेवल की कभी हमारी बात नहीं करते हैं कि हमें किन मुश्किलातों से जो है गुजरना पड़ा, किन हालातों से जो है गुजरना पड़ा। क्योंकि हम जो है क्रॉस रोड्स पे जो है फंसे हुए। उधर से पाकिस्तान की गोली आ गई तो कश्मीर के व्यक्ति को लगेगी, यहाँ से कोई गोली जाएगी तो हमारे जो है व्यक्ति को लगेगी। तो हिंदुस्तान के लोग जो हैं, उनको शायद लगता है कि हम ही इन लोगों को जो है शायद आर्म्स एम्यूनिशन प्रोवाइड करते हैं, हम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट अदर साइड स्टोरी ये भी है ना कि हमारी
कम्युनिटी कितनी सफ़र हो गई। जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने 10,500 जो है पॉलिटिकल वर्कर खोए हैं। तो इस बात की तो कोई बात ही नहीं करता कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक नाम, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को यहाँ कायम दायम और बरकरार रखने के लिए तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने रोल अदा किया। ये कोई नोएडा से जो है, कोई स्टेडियो से अर्नब गोस्वामी या सुधीर चौधरी तो नहीं आया है ना। ये जो है मुंबई के किसी अलग जो है स्टेडियो से कोई बड़ा जर्नलिस्ट तो नहीं आया है ना, जिसने यहाँ की लोगों को प्रोटेक्ट किया, जिसने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को यहाँ जो है प्रोटेक्ट किया। तो कहने का गर्ज है कि हिंदुस्तान का झंडा खड़ा रखने के लिए यहाँ की आबादी ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे लोग, किसी का कजन, किसी का भाई, किसी की बहन, तो वही तो ये लोग हैं ना जो हिंदुस्तान की डिफरेंट बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। कोई कूडी में, कोई बारामूला में, कोई मुच्छल में, कोई कृष्णा घाटी सेक्टर में, कोई नगवा में है, कोई रजौरी में। तो कहने का गर्ज है कि हम अलग अलग हालातों से जूझ रहे हैं, अलग अलग मुसीबतों से जूझ रहे हैं, और इन मुसीबतों से हमारा कितना आए रोज सफर होता है। तो ये कहने का गर्ज है कि ये पहली मर्तबा हमारे साथ पहलगाम नहीं हुआ है। हमने इस जैसे बड़े बड़े सानियां देखी। हमने 2010 का अनरेस्ट देखा है, 8 का अनरेस्ट देखा है। हमने 2016 जैसा अनरेस्ट 6 महीने तक कर्फ्यू देखा है। हमने 370 जैसा 8 महीने तक कर्फ्यू हड़तालें देखी है। तो इसको फिर टूरिज्म का टैग देना, कहाँ जी कि ये लोग इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका टूरिज्म सफर हुआ। टूरिज्म तो आज से सफर नहीं हुआ है ना। टूरिज्म गुज़श्ता 20 सालों से, 30 सालों से सफर हुआ। एक एक जो है एक जब अनरेस्ट होता था 6 6 महीनों तक कर्फ्यू रहता था। एक एक जब अनरेस्ट होता था 2010 वाला, 2016 वाला, 8 8 महीनों तक कर्फ्यू रहता था। 8 8 महीनों तक जो है हड़तालें होती थी। 8 8 महीनों तक जो है दुकानें बंद रहती थी। तो इसके बावजूद हम जो है, हमने कर्फ्यू, हड़ताल, इस अलगावाद, सेपरेटिज्म, गोली, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस सब को देख के हमने 8 8 महीनों के बाद भी जो है सरवाइव किया। तो कहने का गर्ज है कि टूरिज्म हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, इंसानियत हमारे लिए बड़ी बात है, लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम बाहर से लोगों को बिठा, जो आते हैं हम उनको अपने घर में बिठाते हैं, हम उनको अपना वाजवान खिलाते हैं, घर में अपनी जगह रखते हैं, जो कि आपको रेस्ट ऑफ द कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। मैंने भी, आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 22 स्टेट्स। कभी मुझे ऐसा नहीं, मतलब ना, मैं किसी कम्युनिटी को तो ब्लेम नहीं करता हूँ, ना मैं कहता हूँ कि मुझे इज्जत नहीं दी गई। इज्जत दी गई, बट जिस प्रकार से हम लोग हॉस्पिटलिटी के लिए माने जाते हैं, हम उनको अपने घरों में बिठाते हैं। 60 60 जो है, लाख लाख, 2 2 लाख, 4 4 लाखों का एक कालीन बिछाते हैं हम लोग एक एक कमरे में। उस कमरे में उनको जगह देते हैं, उनको परिवार की कदर कर देते हैं। लेकिन जब हम रेस्ट ऑफ द कंट्री में देखते हैं, हमें अलग प्रकार से जो है ट्रीट किया जाता है, हमें अलग नज़र से जो है देखा जाता है। जब हम हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में जाते हैं, उनको दिमाग में जब हम वो पूछते हैं हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो पहले उसके दिमाग में जो है नजर आता है कि टेररिज्म, टेररिस्ट, अलगावाद, हुरियत, और इस प्रकार के जो है स्टीरियोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं बदकिस्मती से। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान, कश्मीर एक हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन आपको कश्मीर की ज़मीन ज़्यादा पसंद है, कश्मीर के लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। कश्मीर के ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की आवाम को, या हिंदुस्तान की लीडरशिप को, या हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मुझे लगता है कि जो है उनके लोग, यहाँ के लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यहाँ की ज़मीन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में आप देखिए कि किस प्रकार से जो है हमें ट्रीट किया जाता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं बताते चलूँ आपको कि 1,000 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है। पर्टिकुलरली आपने एक धर्म, एक रीजन, एक रिलीजन, पर्टिकुलर आइडेंटिटी को उठाया, उनसे कहा कि आप प्रोफाइलिंग करो, आप अपना नाम दे दो, फादर का नाम दे दो, आप उनका एड्रेस दे दो, आप ईमेल दे दो, आप आधार कार्ड दे दो। क्या क्लासरूम में, क्या इस यूनिवर्सिटी में हजारों, 30,000, 40,000 स्टूडेंट्स में उनको जो है खाली कश्मीर घाटी के लोग जो है रहते हैं, खाली कश्मीर जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं जो लोग हैं वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेटों से बिलोंग करते हैं जो लोग, वो वहाँ पढ़ते हैं। देश के अलग अलग कोने से जो है बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन आप कश्मीर को कहते हैं कि हमने जी रेस्ट ऑफ द कंट्री से कश्मीर को 370 के बाद जो है इंटीग्रेट किया। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पे आती हैं, आप कश्मीर को उस प्रकार से ट्रीट नहीं करते हैं। आप उसको एक्सक्लूड करते हैं, आप उसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं। आप प्रोवोकेटिव और ऑब्जेक्शनल जो है, और डिस्क्रिमिनेटरी जो है डिसीजंस और सर्कुलर्स का जो है इनकाद करते हैं, उसको इशू करते हैं। आप वल्नरेबिलिटी भी जो है क्रिएट करते हैं, आप फियर क्रिएट करते हो। पूरी जो है स्टूडेंट कम्युनिटी इससे जो है एंक्शस में आती है। तो कहने का गर्ज है, जिस प्रकार से हम रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोगों को जो है ट्रीट करते हैं, आपको भी उसी प्रकार से लोगों को जो है ट्रीट करना पड़ेगा। आप 10 कदम आएंगे, हम 20 कदम आएंगे। नसीर, आप सही कह रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से आम लोगों के बारे में मैं बस एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ आपको। हमारे जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने किया, जहाँ पे बिहार के
मतलब अंदरूनी गांव से 3 मज़दूर जो देश के अलग-अलग कोनों में जाते हैं, काम करते हैं, सर्कुलर माइग्रेंट्स, उनको फॉलो करके 1 साल उनके साथ उन्होंने रिसर्च किया। तो एक सवाल जब उनसे पूछा गया था कि आप देश भर में जाते हैं काम करने के लिए, तो कौन-सी जगह आपको सबसे अच्छी लगती है? तो और ये मतलब सही असली बात है। तो उन्होंने कहा कि सेकंड बेस्ट हमें पंजाब सही लगता है, क्योंकि वहाँ हमें इज़्ज़त मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी जगह जहाँ पे हम काम करना हमें सबसे अच्छा लगता है, वो है कश्मीर, क्योंकि वहाँ कहते हैं वहाँ के लोग हमें इज़्ज़त भी देते हैं और मोहब्बत भी। तो ये भी सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो यास्मीन, वही सवाल कि एज ए यंग person who's grown up in a very troubled Kashmir, as a young woman, आप बचपन कैसे गुजरा आपका एज ए यंग एडल्ट, आपकी आपका कैसे एज ए यंग स्टूडेंट, क्या अनुभव थे आपके? बिल्कुल। अ, सर, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट फॉर मी ग्रोइंग अप इन कश्मीर वाज पैथेटिक। हमें अभी भी याद है जब हम बच्चे थे, तो जब कभी ऐसे इवनिंग में स्काई थोड़ी वो रेडिश हो जाती है, तो हम पूछते थे, मतलब आई यूज्ड टू आस्क माय मदर कि व्हाई इज दी स्काई सो रेड टुडे, तो वो कहती थी आज फिर किसी बेगुनाह को मार दिया होगा। किसने मारा वो हमसे कोई नहीं कहता था, क्यों मारा वो भी नहीं पता था। सो वी ऑल, मतलब जो हमारी जनरेशन है 90s बॉर्न, वी ऑल ग्रिव अप विद दैट क्वेश्चन मार्क, जो हमें खुद फिगर आउट करना था। एंड जो ही हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, वो क्वेश्चन मार्क जो है खुद हमें पता चला कि क्यों होता था, कौन किसको क्यों मारता था, क्या मोटिव्स होते थे। तो आई वुड से कि फॉर मी लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं, तो फॉर मी लाइक बीइंग अ कश्मीरी, ऑनेस्टली इट हैज बीन वेरी ट्रॉमेटिक बिकॉज being a journalist, like I said, I started my career in 2013, तो मैंने स्टोन पेल्टिंग कवर की है, मैंने एनकाउंटर्स कवर किए हैं, आई हैव सीन कि किस तरह से लोगों के घर उजाड़े गए, आई हैव सीन विडोज, मैंने ऑर्फन्स देखे हैं, मैंने उनको रोता हुआ देखा है, एंड उनका एक ही सवाल होता था, क्यों। तो अगर कोई शख्स गलत है, आप उनको सजा दीजिए, आप उनके परिवार को क्यों सजा दे रहे हैं। तो जिस तरह से अल्लाह बचाए किसी का रेप होता है, तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आप उनके घर वालों की तस्वीर तक नहीं दिखा सकते हैं। आप इनको अगर कोर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू ब्लर देयर फेसेस। सिमिलरली अगर कोई इंसान किसी एक पाथ पे चला गया है, आप उनके पीछे चलिए ना, उनको सजा दीजिए। आप उनके घर क्यों उजाड़ रहे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। क्योंकि किसी कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा मर जाए, शहीद हो जाए और वट। तो हमारे लिए मतलब वो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो हमें समझ आया कि ये क्यों होता था, कैसे होता था। आई स्टिल रिमेंबर मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए गई थी उड़ी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है बिल्कुल। एंड हमारा जो डॉक्यूमेंट्री आइडिया था, इट वाज ऑन लैंडमाइन विक्टिम्स, बिकॉज बॉर्डर्स पे लैंडमाइंस होती हैं। अ, तो जो उड़ी में लोग रहते हैं एलओसी पे, तो जनरली शेफर्ड्स होते हैं और उनके पास भेड़ बकरियां होती हैं, तो वो उनको चराने के लिए जाते हैं आसपास के एरियाज में, एंड ब्लास्ट होता है तो टांगे बाजू वगैरह कट जाती है। तो आई स्टिल रिमेम्बर आई मेट अ लेडी देयर, उनकी टांग कट चुकी थी, एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि लाइक हाउ डिड दिस हैपन, तो उनका जवाब बहुत मतलब सुन के मैं शॉक हो गई। एंड जिस नज़र से लोग हमें देखते हैं वो एक अलग स्टोरी है, बट जो मैंने वहां जाना वो अलग स्टोरी थी। शी टोल्ड मी कि जहाँ पे वो रहती है वहां से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं था। शी सेड कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, उन्होंने शेल वहां से जो है फायर किया, तो वो एक आर्मी वाले को लगा ठीक उनके घर के बाहर। एंड शी सेड कि पूरा खून ही खून जब मैंने देखा, तो मैं घर से भाग के निकली, मैंने पानी निकाला, मैंने सोचा मैं उनको पानी पिलाऊं, बिकॉज शायद वो शहीद होने वाले थे। एंड शी सेड कि मैं उनको पानी देना चाह रही थी। जो ही उन्होंने उनको पानी पिलाया, वहां से एक और शैला आ गया एंड उनकी टांग कट गई। एंड वो एक लैंडमाइन विक्टिम है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको मंथली कंपनसेशन दिया जाता था, लाइक आई डॉक्यूमेंटेड इट इन आई थिंक इन 2000, it was in 2014 or 15. So she was getting a compensation of 200 rupees. 200 रुपये?
जी, तो 200 में वो क्या करेगी? तो आप देखिए ना कि लाइक नासिर भाई ऑल्सो सेड कि जो जिस तरह से हमें पूरे इंडिया में देखा जाता था, हम उससे डिफरेंट है। हुँ। हमें पता नहीं चला कि यहाँ पे इतना मतलब इंटरनेट शटडाउन्स हमने देखे, हमने कर्फ्यू देखा, हमने बंद कॉल्स देखी, हमारे स्कूल्स अफेक्ट हुए। बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे डिसअपीयरेंस केसेस हमने देखे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। उनकी माएँ उनका इंतज़ार करती हैं, बीवियाँ अपने हस्बैंड्स का वेट कर रही हैं, बहनें अपने भाइयों का वेट कर रही हैं, उनको कोई जवाब नहीं है, वो है, नहीं है, अगर है तो कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इवन इफ वी स्टिल हैव दोज़ क्वेश्चंस इन आवर हेड बट थोड़ा-थोड़ा वी आल्सो चोज़ टू मूव ऑन। आई वेंट टू दिल्ली। स्टार्टिंग में जब मैं दिल्ली गई तो मुझे लगा मैं उस डर के माहौल से निकल गई, मैं उस सर्विलेंस से निकल गई। अब कोई मुझ पे नज़र नहीं रख रहा है बट आई डिडंट रियलाइज़ कि कब चीज़ें इतनी डिफरेंट हो गई कि जब मैं दिल्ली पहुंची तो मैं वहां पे यास्मीन खान नहीं थी, मैं वहां पे एक कश्मीरी थी, वहां पे मैं एक पाकिस्तानी थी, वहां पे मैं एक पत्थरबाज थी, वहां पे मैं एक टेररिस्ट थी। मैं वहां पे अलग अलग नाम हमारे थे, अलग अलग नाम हमारे वहां पे थे। तो हमारे लिए वो चीज़ काफी मतलब आई टेल यू, इस साल विंटर्स में पहले बर्फ तो हुई नहीं एंड देन अचानक से बहुत ज्यादा बर्फ हुई। तो सोनमर्ग में बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो फंस गए। तो कुछ एवलांच वगैरह भी आ गए। तो लोगों ने अपने घर खोले उनके लिए, ठीक है, वो तो चलो बेसिक ह्यूमन नेचर है। मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोली। मस्जिद एक पाक जगह है, जब आप मस्जिद एंटर करेंगे तो आप बावजू जाएंगे, आप वजू करके जाएंगे, यू नीड टू बी नीट एंड क्लीन। लेकिन उस मोमेंट पे लोगों ने वो नहीं सोचा, उन्होंने मस्जिदें खोली क्योंकि हमारे मस्जिदों में हमाम होता है, जहाँ पे विंटर्स में लकड़ी जलाई जाती है और आप गर्मी करते हैं वहां पे, तो वो मस्जिदें खोल दी गई। आप सोचिए कि ये नहीं है कि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया, लोगों ने बंद की कॉल दी। इसके बगैर भी जितने भी कश्मीरी है, दे हैव बीन वेरी ओपन, दे हैव बीन वेरी फ्रेंडली। बट जो क्रिएट किया गया है इंटरनेट पे, अभी ट्विटर पे ट्रोल आर्मी, ये सारी चीजें, इसने पूरा नैरेटिव चेंज किया। आई हैव अ फ्रेंड इन दिल्ली, लाइक शी इज अ कुलीग। शी टोल्ड मी कि वो एक नाम तो मैं नहीं लूंगी बट एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थी। ऑल्दो वो जो मेरी फ्रेंड है शी इज अ नॉन मुस्लिम एंड शी टोल्ड मी कि उसका काम वहां पे ये था कि कुछ मुस्लिम ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए थे अराउंड 10-15 एंड शी हैड टू हैंडल दोज मुस्लिम अकाउंट्स। एंड उन अकाउंट से उसको ट्वीट करना था, कुछ कश्मीरी अकाउंट्स है, कुछ मुस्लिम नेम से, फल जैसे फे फे लाइक फेक 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 अकाउंट्स। फेक अकाउंट्स, अब्दुल नाम है, ये नाम है, वो नाम है, तो वो लिख रहे हैं इंडिया के खिलाफ, लिख रहे हैं हिंदूज के खिलाफ, लिख रहे हैं रिलीजन्स के खिलाफ, या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी शेयर कर रहे हैं उन अकाउंट्स पे, जिनकी वजह से पूरा जो मुस्लिम समाज है वो बदनाम हो रहा है। डीप डाउन लोगों को पता है क्या चल रहा है बट आई हैव नो आइडिया कि वो लोग इसके खिलाफ क्यों बात नहीं करते हैं, या मे बी लाइक उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि जहाँ पे अब आपके अनबायस्ड ओपिनियन की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कोई जगह नहीं है। उनको वही दिखता है जो उनको फीड किया जाता है, उनको वही दिखता है जो उनको सूट करता है। लोगों का टेस्ट, लोगों का नजरिया बदल गया है। मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि अगर हम एक टूरिस्ट को अपने घर लाते हैं एंड उसके बाद उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे से भेजते हैं, 10 दिन के बाद वो फिर से इन्फ्लुएंस हो जाता है टीवी देख के, अर्नब के डिबेट्स देख के, ये रिपब्लिक का कवरेज देख के। तो कहीं ना कहीं कंटेंट भी इम्पैक्ट करता है आपके जहन पे। आप कंटिन्यूअसली, अगर मुझे लगता है आप 10 बार झूठ बोलोगे तो फिर 11 टाइम मैं उसको सच सच समझ लूंगी। तो वो चीज भी हो रही है यहाँ पे। तो हमारे लिए, मेरे लिए लाइक एक बीइंग अ कश्मीरी, कश्मीर में ग्रू होना एंड देन बाहर मूव करना, मतलब मुझे लगता है कहीं पे भी हम खुश तो नहीं रहे, ना यहाँ रहे हैं ना बाहर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इफ देयर इज एन एंड टू दिस ट्रॉमा, दिस डिप्रेशन, बिकॉज अगर मैं जर्नलिस्ट की भी कश्मीर में बात करूं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है ट्रबल में है, डिप्रेशन में है, या उनकी सैलरीज वगैरह जो इतनी कम है, वो अपने फाइनेंसेस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको डर है अभी भी। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि मतलब इट्स नॉट जस्ट मी कि मैं एज अ कश्मीरी जर्नलिस्ट ये कह रही हूँ। आप किसी भी जर्नलिस्ट से बात कीजिए, वो आपको यही यही सबका अकाउंट सेम है, दे विल शेयर द सेम नैरेटिव सर। आपने डिप्रेशन की बात की। मैं कुछ थोड़े साल पहले जब वो पेलेट बुलेट्स से बहुत सारे नौजवानों की आंखें गई, और तो उस वक्त एक टीम के साथ आया था।
और बहुत लोगों से मिला। और एक बात बार बार लोग बताते थे कि ये एक तरह से पूरी वादी कश्मीर की डिप्रेशन में चला गया है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हाई हैं। उस कुछ लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, कुछ और तरीक़ों से सुसाइड्स हैं। नाउमीदी एक तरह से लोगों को घेरा हुआ है। और उस वक्त मैं फिर ये प्रवासी मज़दूर की बात सोचता हूँ कि वो इलाका जिसे वो कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जहाँ मोहब्बत मिलती है, वो जगह आज इतना ज़्यादा अफ़सोस और मायूसी में घिर गया है। इसमें कितनी सच्चाई है नासिर, और नौजवानों के दिस मेंटल हेल्थ क्राइसिस आप किस तरह से देखते हैं कश्मीर में? जैसे यहाँ पे हमारी बहन जो है यास्मीन ने कभी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की कि कश्मीरी बीच में किस तरह फंसा हुआ है दो मुल्कों में, जब भी आर्मड कॉन्फ्लिक्ट जो है दो कंट्रीज़ के दरमियान या जी। सीज़ फायर वॉल्यूशन होती हैं। जैसे कि पहलगाम सानिया के बाद जो है इंस्टेबिलिटी रीजन में दोनों मुल्क के दरमियान हुई है। दोनों कंट्री जो है वार के कगार पे है। हर कोई मतलब हर रोज यहाँ डिबेट और डिस्कशन चलते हैं कि कल वार होगा, कल जंग होगी, परसों यहाँ से ब्लास्ट होगा, यहाँ से आर्टिलरी जाएगी, वहां से बोफोर्स आएगा, यहाँ से बाफोर्स जाएगा, वहां से पता नहीं क्या आएगा। तो इस प्रकार का जो एटमॉस्फियर है, हम बेसिकली बीच में फंसे हुए हैं, हम जो है क्रॉस रोड्स पे फंसे हुए हैं। दूसरा कि यहाँ एक ही एलिमेंट कश्मीरी लोगों के पीछे नहीं है। कश्मीरी लोग जो हैं बहुत क्राइसिस में जो है आए रोज उनको जो है जिन क्राइसिस से वो जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान एक अलग साइड है, पाकिस्तान अलग साइड है, फिर मिलिटेंट अलग साइड है। फिर चौथा चीज है कि अननोन गनमैन जिसको कोई जो है इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ना उसको पाकिस्तान जिम्मेवारी लेता है ना हिंदुस्तान जिम्मेवारी लेता है। वो बीच में आता है, पता नहीं जो है इंसानी हलाकत किस तरह कर पाता है। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे जो है जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी के सबसे माने जाने एडिटर सुजात बुखारी हैं। पता नहीं चला जो है अननोन गनमैन किस तरह आया। तो कहने का गर्ज है कि हम बीच में, हमारा एक टर्बुलेंट पास्ट रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एक हिंदुस्तान की आवाम के साथ जो जो एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी एक अपनी जो है ईमानदारी से, इज्जत से एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारे। लेकिन जब हम गुजारने की कोशिश करते हैं, जब हम पटरी पे आने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई वाक़ा ऐसा होता है, कोई ना कोई, जैसे 8 में क्राइसिस हुई, हमने सोचा कि अब जिंदगी पटरी पे आएगी। 1.5 साल हो गया तो 10 का अपराइजिंग देखने को मिला। 10 के बाद हमने सोचा था कि कहीं कश्मीर की जो है इकॉनमी पटरी पे आएगी, लोग अब जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट से उनको जो है नजात मिलेगी। तो 2011 में एक और छोटा अपराइजिंग हुआ है, 2013 में अफजल गुर की फांसी हुई, 2014 में फिर सैलाब आ गया, 2015 में फिर जो है बुरहान वानी की हलाकत होगी, 2017 में फिर स्टूडेंट अपराइजिंग हो गया, 2019 में फिर से जो है आर्टिकल 370 देखने को मिला, 21 में जो है कोविड 19, 20 में कोविड 19। तो कहने का गर्ज है कि हर साल ये तो नई कहानी नहीं है ना, जिन हालात से हम जूझ रहे हैं। तो इस हालात से जो आपने सर प्रश्न पूछा, जो आपने सवाल पूछा, इससे तो यहाँ की जो है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की लाइफ जो तबाह हो गई। 5 मिनट के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जम्मू कश्मीर का बच्चा 12th पास जाके अपने कॉलेज में एडमिशन लेता है। यही बच्चा हिंदुस्तान में 12th पास करता है, अपने जो है किसी निजी कॉलेज में एडमिशन लेता है। जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी इतनी है, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चा अपनी जो बैचलर्स डिग्री 3 साल के लिए कॉलेज में एडमिशन करता है, उसकी 3 साल की डिग्री 5 साल में पैदा होती है, कंप्लीट होती है। यही बच्चा जो हिंदुस्तान में जो है अपना 12th क्लास पार करता है, इसकी डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो वो हिंदुस्तान की अलग अलग एग्जाम्स की, हिंदुस्तान की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हिंदुस्तान की अलग अलग जो है जगहों पे काम करने के लिए आराम से जो है कम्पीट होता है। जब हमारा बच्चा कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है, जब हमारा बच्चा जो है दोनों मुल्कों के साथ कम्पीट करता है, जब हमारा बच्चा है कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, जब हमारा बच्चा इंस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है, जब साल भर कॉलेज नहीं खुली, जब साल भर स्कूल नहीं खुले गए, तो हम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बच्चा जो 5 साल के बाद जो है 5.5 साल के बाद फिर ग्रेजुएशन करता है, वो हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में हिंदुस्तान के बाकी लोगों से जो है कम्पीट करेगा। तो कहने का गर्ज है कि इस बीच जो है आप यहाँ का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सब हिंदुस्तान के सबसे टॉप नंबर पे है, 28% हमारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जब यहाँ का बच्चा
जो है बीएड करता है, जब यहाँ का बच्चा एमफिल कंप्लीट करता है, जब यहाँ का बच्चा बीएड कंप्लीट करता है, जब यहाँ का बच्चा साढ़े इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद 500 में से 495 नंबर हासिल करता है, जब हमारा बच्चा देश के अलग-अलग एग्ज़ामों में पास करता है, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में जो है हिंदुस्तान के अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग लोगों से कम्पीट करता है। फिर जाके वो जब वो वापस आता है, फिर वो जब वो फॉर्म भरता है, तो पहले तो उसका जो फॉर्म है, उसको इसके बावजूद भी रोज़गार नहीं मिलता है। बीएड का बच्चा जो है उसको मजबूर होता है कि वो यहाँ की फिर जो है चाय की टपरी पे जो है वो फिर चाय बेचे। फिर वो जो है वो फ़ोर्स होता है कि मैं जी जो है सब्ज़ी बेचूँ। फिर वो फ़ोर्स होता है कि मैं मोची का काम करूँ। फिर वो फ़ोर्स होता है कि मैं जो है गाड़ी का क्लीनर बनूँ। फिर वो फ़ोर्स होता है कि मैं ऑटो चलाऊँ। तो कहने का गर्ज़ है जब वो बेचारा जिसके माँ-बाप ने उसके लिए 20 साल तक जो है खर्चा इतना उठाया। जिस जिस माँ-बाप ने इसके लिए इतना कुछ कर दिया कि कल को मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कल को मेरा बच्चा इंजीनियर बने। अब जब वो कल वो उस स्थिति पे पहुँच गया, उस लेवल पे पहुँच गया कि उसका माँ-बाप एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी जो है किसी जगह इसकी अच्छी नौकरी मिले, 4th क्लास एम्प्लॉयी लगे, एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, एटलीस्ट एक अच्छी जगह जो है एडजस्ट हो जाए, जहाँ वो अपने आप को पाल सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। जहाँ पर वो जो है कल को अपने टाँगों पे शादी करेगा और अपने बाल-बच्चे पैसा जो है उनको जो है बसा सके। लेकिन कश्मीर में जब वो स्टूडेंट कल को पीएचडी करता है ना उसको रोजगार मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इतनी होती है, तो फिर वो बच्चा मजबूर होता है कि उसका मेंटल डिप्रेशन होता है, फिर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, फिर वो अल्कोहल में इन्वॉल्व होता है, फिर तो अलग अलग चीजों में जो है फिर इन्वॉल्व होता है। कल आपने निशात में एक इंसिडेंट देखा, वो तो बेसिकली इसी का इम्पैक्ट है ना कि उसको इन बच्चों को जो है अलग अलग जो है गंदी गंदी चीजों में जब उनको रोजगार नहीं मिला, जब उन्होंने डिग्रियां की, फिर वो अलग अलग जो है इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं, जिसमें फिर डिप्रेशन, जिसमें फिर एंग्जायटी, जिसमें फिर शराब, जिसमें फिर ड्रग्स, जिसमें फिर हेरोइन, जिसमें फिर वो अलग-अलग लेवल के जो है इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। अपने आप को जो है वो इंजेक्शंस करते हैं। तो कहने का गर्ज़ है कि जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने एमफिल किया फिर उसको जॉब नहीं मिली। फिर अलग रिज़र्वेशन का अलग मामला है। फिर जो है यहाँ पे जो है 100 पोस्ट निकलते हैं, 30 पोस्ट आप जो है किसी कैटेगरी के लिए भेजते हैं। इस 70 पोस्ट पे जो इस 30 पोस्ट पे फिर कल को जाके जो है 10,000 स्टूडेंट एक साथ जो है उसमें फॉर्म भर लेते हैं। तो 10,000 में से जो 10,000 जो है इक्वल कॉम्पिटेंट होते हैं, इक्वल जो है लेवल के जो है क्वालिफाइड होते हैं, जो है इक्वल लेवल की जो है उनकी नॉलेज होती है। उसके बावजूद भी उसको ये रोज़गार नहीं मिलता है। तो कहने का गर्ज़ है कि अलग-अलग लेवल की चैलेंजेज़ हमारी यूथ में है, अलग-अलग लेवल के चैलेंजेज़ हमारी सोसाइटी में है। कॉन्फ्लिक्ट एक तरह, हिंदुस्तान-पाकिस्तान दूसरी तरह, इंस्टेबिलिटी तीसरी तरह, फिर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट चौथी तरफ। तो कहने का गर्ज़ है कि वी आर गोइंग थ्रू एन अनइमेजिबल पेन सर। तो इस प्रकार की फिर एक्टिविटीज़ तो फिर ज़ाहिर है। जी, यास्मीन, as a young woman growing up in Kashmir, जो जो हालात नासिर ने बताए, दिल को दहलाने वाले हालात हैं टू ग्रो अप इन दीज सर्कमस्टेंसेस, बट एज अ वुमन आई आई इमेजिन कि आपके यू हैव स्टिल मोर डिफ़िकल्ट चैलेंजेस। तो किस तरह के चैलेंजेस? सर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो कश्मीर में मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ कश्मीर सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। या मैं यूँ कहूँ कि 2019 तक बहुत ज़्यादा सेफ थी, क्योंकि 2019 जब आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ उसके बाद यहाँ पे जो शराब की दुकानें खोली गई और शराब जो है आम हो गया यहाँ पे लोगों के लिए, ड्रग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग पेडलर्स है, यहाँ पे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करके सड़कों पे चल रहे होते हैं। तो अब थोड़ा डर लगता है, जैसे मैं कभी बहुत लेट भी घर आ जाती हूँ बिकॉज़ स्टोरीज़ के लिए दूर ट्रैवल करती हूँ। तो अब थोड़ा एक वो सेंस ऑफ वो हो गया है कि नहीं, आई नीड टू बी अ बिट केयरफुल। 19 तक वो चीज़ नहीं थी। इवन इफ कितने ज़्यादा हालात थे, बुरहाना वानी वाला टाइम थे, बट बीइंग अ वुमन वो वाला खतरा नहीं था जो शायद मुझे दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहर में महसूस होता था। वो यहाँ पे वो खतरा नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ें फ़ील हो रही है। मैं आई वुड लाइक टू हैव एक्सटेंडेड दिस कॉन्वर्सेशन अ लॉट, लेकिन uh, आखिरी सवाल मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि आगे uh, उम्मीद आपको कहाँ दिखती है, और दिखती भी है कि नहीं? आप लोग अभी यूर इन योर 20s, आप इंशाल्लाह एक दिन मेरी उम्र के पहुँचेंगे। किस तरह का कश्मीर आपका रहेगा? आपकी ज़िंदगी कैसे रहेगी? कहाँ आपको उम्मीद दिखती है? इसके बारे में। सर सबसे पहले तो हम चाहते हैं स्टेबिलिटी, हम चाहते हैं डायलॉग,
हम चाहते हैं सॉल्यूशन वंस फॉर ऑल। इतने सारे लोग जो अनरेस्ट में शहीद हो गए, कब्रिस्तानों में हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। वायलेंस से कुछ भी सॉर्ट नहीं हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमने अभी तक जो एक जनरेशन खोई है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हम उनको खोएँ, हम वो नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोग यतीम हो, औरतें बेवा हो, हम ये चीज़ नहीं चाहते। हम चाहते हैं जिस जिस तरह से हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फँसे हुए हैं, हम चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन जो वन्स फॉर ऑल हो। हम चाहते हैं डायलॉग, हम चाहते हैं सर इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़। वी डोंट वांट टू बी योर रेगुलर शॉल सेलर्स, शॉल वाला आया है दिल्ली की गलियों में। वी डोंट वांट टू बी दोज़ अखरोट सेलर्स कि दीदी अखरोट ले लो, शॉल ले लो। ऑफ कोर्स वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, आवर कल्चर, आवर बिज़नेस, जो भी है। बट हम भीख नहीं माँगना चाहते हैं कि आप हमें हायर कर लो, ये बिकॉज़ हमें ये भी पता है, आप देखिए ना कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स, केएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या अभी हमारे जो नए पॉलिटिशियंस हैं, न्यू जनरेशन जैसे रूला मेहदी या वहीद परा, ऐसे लोग हमारे पास हैं। हमारे पास एक मैन फोर्स है सर, हमारे पास जिसको आप क्रीम कहते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी है। जी। हमारा हमारा एमएससी करके लड़का बुलवार्ड पे मोमोज़ बेच रहा है, चाय बेच रहा है, हमारे पास वो लोग हैं, बस हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह में पूरी कंट्री में लोग रह रहे हैं विदाउट सर्विलेंस, वी वांट टू बी लाइक दैट। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे हमारी आइडेंटिटी पूछे। हम नहीं चाहते हैं कि हमको रोक के बोले जी अपना आधार कार्ड दिखाओ। हम नहीं चाहते हैं कि हम दिल्ली आए तो हमसे कहें कि आधार कार्ड दिखाओ, अच्छा मुस्लिम हो, कश्मीरी हो, आपको रेंट नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा रेंट पे घर। हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह से हमें बाहर पोर्ट्रे किया जाता है वो ना हो। जिस तरह से जिस जिस नज़रिए से हमको देखा जाता है, पाकिस्तानी पत्थरबाज, हुर्रियत सिंपैथाइज़र, हम वो चीज़ नहीं चाहते। हम अपनी ये स्टीरियोटाइपिंग बिल्कुल भी नहीं चाहते। वी वांट टू बी ट्रीटेड एज़ इक्वल एज़ अदर इंडियंस। वी वांट इक्वल शेयर इन पॉलिटिक्स, इन स्पोर्ट्स, लाइक जिस भी जॉनर में पॉसिबल है, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारे कश्मीर के जो लोग हैं वो कितने कैपेबल है। इट्स जस्ट दैट वी लैक प्लेटफ़ॉर्म। हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और हमें शायद अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी जाती है फॉर एबीसी रीज़न, बट हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं, वी वांट पीस। इंशाल्लाह। नसीर, आप बस आपके आपके सपने, अपनी उम्मीदें, आपके आगे की ज़िंदगी के बारे में, आपके देश, आपके प्रदेश, सब कुछ के बारे में, इंसानियत के बारे में। देखिए कि जब से आपने उम्मीद कहा सर, मुझे लगता है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जैसे मेरी बहन यास्मीन ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें की कि हम लोग जो हैं वायलेंस के हक में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कश्मीर में जो है डिबेट, डायलॉग, डिसेंट और डिस्कशन हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का घर उजाड़े। हम ये नहीं चाहते हैं कि दोनों तरह से, न किसी का आर्मी वाला, अगर किसी की जो जो फौजी मरता है बॉर्डर पे, फिर वो हिंदुस्तान की बॉडी किसी के घर में जाए, घर में पहुंची, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके परिवार पर क्या बीती है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि इस प्रकार की जो वायलेंस, दोनों जिसमें दोनों जो है साइड, उससे जो है इंसानी जो है जानें तलफ़त होती है, इंसानी जानों जानों पे जो है उसको उस पर असर पड़ता है, या किसी का परिवार में किसी का बाप जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का जो है हस्बैंड जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि दोनों साइड से जो है निहत्थे लोग मरे, अनआर्मड सिविलियंस मरे, किसी का जो है कोई रिश्तेदार मरे, किसी का बाप मर जाए, कोई यतीम हो जाए। हम बेसिकली डायलॉग के हक में हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी कम्युनिटी में या किसी जगह कश्मीर में कोई इंसिडेंट होता है, बराए करम हिंदुस्तान की जो लार्जर कम्युनिटी है वो कश्मीरी सोसाइटी को इस पर ब्लेम ना करे। हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी स्टेट जो है वो कश्मीर पर इसका रिटिलेशन दूसरे अंदाज से ना करे। सपोज मान के चलो कि यहाँ किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का चचेरा भाई मिलिटेंट है। अब उस चचेरे भाई के मिलिटेंट होने के नाते उसके चचेरे फुफेरे भाई का पासपोर्ट बंद किया जाता है। उसको जो है फॉरेन वो पढ़ाई करने के लिए जाना जाना चाहता है तो उसको वो पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। उसका घर जो है उजाड़ा जाता है, जैसे कि आपने रिसेंट पास्ट में देखा होगा। बेसिकली हम ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी को किसी के मिस्टेक को लेके, अगर किसी ने मिस्टेक की, किसी ने गन उठाया, हम बेसिकली गन के हक में नहीं है, हम वायलेंस के हक में नहीं है, हम बेसिकली इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए हक में नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीरी कौम को, कश्मीरी सोसाइटी को, किसी परिवार को उसका कलेक्टिव पनिशमेंट जो है उसको ना दिया जाए। अगर किसी ने कोई गलती की, हम चाहते हैं कि परपेट्रोर्स ऑफ दैट क्राइम शुड बी डेल्ट स्ट्रिक्टली। बट आप किसी की गलती को लेके किसी का घर उजाड़ोगे, यहाँ एक एक घर बनाने में सदियां लग जाती हैं।
लाइफ लग जाती है, उम्र लग जाती है, फिर आप एक ही सेकंड में उसके परिवार को, उसके घर को तहस-नहस करते। हम बेसिकली इस प्रकार का जो है सिस्टम बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप कश्मीर को कश्मीर की तरह ट्रीट करें। आप कश्मीर को ज़मीन के टुकड़े की तरह ना देखें। आप हमें सोसाइटी से एक्सक्लूड ना करें। आप हमें सेंस ऑफ फियर ना क्रिएट करें। आप सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग जो है उस पे फ़ोकस करें। और जिस तरह प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, लेकिन वो दिल्ली की दूरी की और दिल की दूरी वो तो खाली मन की बात तक ही खाली रहती है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हिंदुस्तान के अलग-अलग स्टेट्स में जो हमारे शॉल सेलर हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो यहाँ काम करने वाले हैं, या अक्रॉस कश्मीर, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि सेंस ऑफ फियर हो। हम ये नहीं चाहते हैं सेंस ऑफ कंसर्न हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान की स्टेट इस तरह हमारे साथ हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे साथ इस तरह बिहेव करी, जिसमें हमारी कम्युनिटी को, यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के शॉल सेलर को वल्नरेबल पोजीशन में रखते हैं। जैसे कि हमने रिसेंट कल 2 दिन पहले ही देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से एक हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। हमारी कम्युनिटी से सवाल पूछे गए। इसका मतलब एक तरीके से आप कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, हिंदुस्तान की जुगुलर वेन है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है, लेकिन आप हमारी सोसाइटी को दूसरे नज़र से देखते हैं। उसका पर्टिकुलर धर्म पूछ के, उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी पूछ के, उससे वो पर्टिकुलर फॉर्म फिल करवा के, तो आप किस क्या मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं कि कश्मीरियों पे ट्रस्ट ना करो, कश्मीर जो है उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करो, उनको नेशनल यूनिटी से जो है एक्सक्लूड करो, उनका जो है उन पे ट्रस्ट मत करो, उन पे कॉन्फिडेंस मत करो, उनका ट्रस्ट इरोड करो। तो बेसिकली इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, इस ये तो हिंदुस्तान की जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है, ये तो उस पे अटैक है ना, जिस प्रकार से आप जो है एक्टिविटी करते हो और कश्मीरी को जो है उनकी उसकी सोसाइटी से एक्सक्लूड करते हो, उसके कॉलेज से एक्सक्लूड करते हो, उसके एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठाते हो। मुझे लगता है इस प्रकार की एक्टिविटी खाली रिग्रेसिव नहीं है, खाली हार्मफुल नहीं है, बट आइडिया ऑफ इंडिया पे एक बड़ा दाग है, जिसको कि हम नहीं चाहते कि ये दाग जो है इसको गलत तरीके से जो है ट्रीट करें। हमारी सोसाइटी को आप जिस तरह आप हिंदुस्तान के बिहार वाले को बिहारी की तरह और बिहार वाले को जो है हिंदुस्तान के एक नागरिक की तरह ट्रीट करते हो, हम भी चाहते हैं कि कश्मीर के व्यक्ति को हिंदुस्तान में जो काम करने के लिए जाता है, कश्मीर का स्टूडेंट हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में पढ़ने के लिए जाता है, उसको आप कश्मीर की तरह देखें, उसको आप देश के एक अटूट अंग की तरह देखिए, हिंदुस्तान के एक नागरिक की तरह देखिए। बिकॉज मुझे लगता है कि कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों को वक्त आ गया है कि वो एक एम्पैथी की तरह जो है ट्रीट करें, एम्पैथी दिखाएं कश्मीरी कौम की तरह, सर्विलांस ना दिखाए। बिकॉज वी नीड ए पार्टनरशिप, वी डोंट नीड ए प्रोफाइलिंग एंड सच प्रैक्टिसेस। आई फील कि ये कश्मीरी कौम को हिंदुस्तान की मुख्य धारा से, हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन से एक तो दूर भी करेगी, दूसरा एलिनेट भी करेगी। जी शुक्रिया दोनों, आप दोनों दोनों ने बहुत बहुत दिल को छूने वाली बातें कहीं, दिल की गहराई तक पहुँचे हैं आपकी बातें। पर आप दोनों बहुत खूबसूरत नौजवान हैं, आपके सपने, आप इंसानियत की बात करते हैं, आप मोहब्बत की बात करते हैं, और आप चाहते हैं कि और हक़ की बात करते हैं, और हक़ सबसे ऊपर आपका हक़ उतना ही हो जैसे हिंदुस्तान के किसी और नागरिक का हो। आप जो नौजवान हैं, आपके सामने वही रास्ते खुले हों जो बाकी हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने रास्ते खुले हों। लेकिन बस वही बात पे फिर से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वो जो बिहार के वो प्रवासी मज़दूर ने हमें कहा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह में हमें काम करने में अच्छा लगता है, वो है कश्मीर, क्योंकि वहाँ हमें इज़्ज़त भी मिलती है और मोहब्बत भी मिलती है। तो उस खूबसूरत आपका एक लंबा ट्रेडिशन है, सूफ़ी ट्रेडिशन है, बहुत कुछ कश्मीर में है जो बाकी हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जैसे आप लोगों की उम्र बढ़े तो ये दौर ख़त्म हो और इंसानियत का, बराबरी का, मोहब्बत का, हक़ का दौर एक बार फिर कश्मीर के लोगों को हासिल हो। शुक्रिया। ज़िंदाबाद।
ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।